हेलो बच्चों, आपका आईपीएससी कंप्लीट हो गया है और आपको आईपीएससी के जितने प्रॉब्लम थे सारे प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करा दिए। एनसीईआरटी के जितने प्रॉब्लम थे, सीबीएसई 10 ईयर्स के जितने थे, वो सारे प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया होगा। और धीरे धीरे से एल्कोहल के बाद एल्कोहल चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे आईपीएससी, तो आईपीएससी धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो जब हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करेंगे तो उसमें जो जो आपकी मेन पॉइंट आएंगे, जैसे फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकेटायन क्या है, कार्बेनायन क्या है, फ्री रेडिकल, छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है जो आपके 11 में बताया गया था। और फिर से यहाँ पे चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट कराएंगे। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा। तो सबसे पहले हम एकदम एनसीईआरटी के बेसिस पे लेके चल रहे हैं और जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में दिया गया है वही चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा दे रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन है कि आपको हम बेटा डिटेल में चीज़ें बता रहे हैं कि जिससे अगर आपसे वहाँ से प्रॉब्लम पूछा जाए तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। अगर थोड़ा सा दिया है तो मैं एकदम उसको इतने समराइज करके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे अगर वहाँ से प्रॉब्लम आपके पेपर में आए तो आप लोग उसको आसानी से इजी लैंग्वेज में आप उसको सॉल्व कर सकें। इसलिए बाद हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो वहाँ पे हम एक एक पॉइंट को, जैसे फ्री रेडिकल आ गया तो फ्री रेडिकल सेंटेंस है तो फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, एकदम बेसिक चीज़ें लेकर करेंगे जिससे आपको आर्गेनिंग में कोई भी डाउट ना हो। तो जब तक बेसिक पॉइंट को नहीं बताएंगे बेटा आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगे। तो एकदम आप आराम से एक एक लेक्चर को प्रॉपर तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाते जाइए और जो भी डाउट हो आप उनसे पूछिए। ठीक है, आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले हम एक एक पॉइंट की बात करते हैं। तो इसके बाद हम आपके पहले नेचर ऑफ CX1। अगर हेलो एल्केन्स की बात करें तो हेलो एल्केन में क्या दिया गया, RX, यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया नेचर ऑफ CX1, मतलब जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड इसका नेचर क्या है। तो यहाँ पे लिखा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन एटम द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइज क्लोजर टू द हेलोजन एटम। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो कार्बन और हेलोजन से, एक कार्बन है और ये आपका हेलोजन है। तो यहाँ पे कहा गया कि हेलोजन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होता है, कार्बन से ज़्यादा होता है। और अगर आप पढ़ेंगे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, जैसे हम बात करें कार्बन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन से ज़्यादा होती है। तो अगर हम बात करें तो कार्बन हेलोजन्स के बीच क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो कार्बन और हेलोजन्स के बीच कौन सी बॉन्ड होगी, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हेलोजन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन से ज़्यादा होती है। तो जो इनके बीच इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हुई है वो किधर शिफ्ट कर जाएगा, टूवर्ड्स हेलोजन। जब हेलोजन की तरफ शिफ्ट करेगा तो हेलोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और कार्बन कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। पोलर क्यों बनना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनना है, चार्ज बनना है। यहाँ पे क्या बेटा दिखाई दे रहा है, चार्ज। तो दो डिफरेंट चार्ज है इसलिए इन्हें क्या बोले, पोलर। और इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर हेलोजन्स की बात करें तो हेलोजन्स की बात करें तो इनके बीच कौन सा नेचर होता है, पोलर कोवैलेंट इन नेचर होता है। क्लियर, हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ मतलब क्या होता है, दो एटम के बीच का डिस्टेंस। जैसे हम बात करें कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। आपको बताएंगे कि फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक की बात करें, टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज क्या होगी, साइज आपकी इंक्रीज होगी। जब साइज इंक्रीज होगी तो कार्बन फ्लोरीन, कार्बन की साइज यहाँ पे क्या कॉमन है, लेकिन फ्लोरीन से लेकर आयोडीन की बात करें साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज होगा इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात क्लियर है, मीन्स फ्लोरीन, कार्बन की साइज ये है, फ्लोरीन की साइज ये है। थोड़ा सा बेटा इसको और अच्छे समझिएगा। हम बात कर रहे थे इस बॉन्ड लेंथ, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन
ब्रोमीन, कार्बन, आयोडीन। तो बॉन्ड लेंथ की बात करें, जैसे कार्बन का साइज होगा ये आपका फ्लोरीन का साइज, कार्बन का साइज, क्लोरीन का साइज, कार्बन का साइज, ब्रोमीन का साइज, कार्बन का साइज और आयोडीन का साइज। अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही होगा, ये डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हुआ। आप देख रहे हैं फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक जा रहे साइज इंक्रीज होगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो दो एटम के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आपका कम होगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन का होता है। बात समझ में आ रही। ये बेसिक चीज़ें, बॉन्ड लेंथ आपको पता है, ये सब चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड डाइपोल मोमेंट के बारे में। एक एक पॉइंट को समझे, बेसिक चीज़ें, उसको परेशान नहीं होना है। अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट याद करिए, मैंने डाइपोल मोमेंट का एक फार्मूला बताया था, Q इंटू डी। डाइपोल मोमेंट दो चीज़ पे डिपेंड करता है, पहला चार्ज और दूसरा डिस्टेंस। याद करिए, डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे। तो डाइपोल मोमेंट मतलब क्या होता है, Q इंटू डी, मतलब चार्ज। तो दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा आएगा, दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उसका डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। और दूसरा डिस्टेंस, दो एटम के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, वहाँ पे उसका डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर हमेशा क्या होता है, चार्ज होता है। कहीं भी एक्सेप्शन है वो भी बता दे रहे हैं। म्यू इक्वल क्या होता है, Q इंटू डी। Q मतलब क्या होता है, चार्ज, डी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो चार्ज मतलब क्या होता है, दो एटम के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं, उसका डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की बात करें। तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आपको बता दीजिए कि चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना बेटा, तो डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा डाइपोल मोमेंट उसका उतना ज़्यादा होगा। जैसे हम यहाँ पे बात करें कार्बन, फ्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन, कार्बन, आयोडीन। तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। और कार्बन में क्या होगा, सब में सेम। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, इनके बीच जो चार्ज डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में होगा, CF में होगा। चार्ज डिफरेंस की बात करें सबसे ज़्यादा किस में होगा, CF में। CF के बाद Cl, Cl के बाद Br, और उसके बाद क्या होगा, I। म्यू इक्वल मैंने क्या होता है, Q इंटू डी। चार्ज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उसका उतना ज़्यादा। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो सबसे डिफरेंस किस में होगा, कार्बन क्लोरीन में होगा, फिर Q इंटू Cl, फिर Br, फिर Ci। तो अगर हम बात करें चार्ज, यहाँ पे डिफरेंस है, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा CF को होना चाहिए, फिर Cl को होना चाहिए, फिर Cbr को होना चाहिए, फिर Ci का होना चाहिए। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की बेसिस पे क्या होगा, ये आपका होना चाहिए Cbr, Ci होना चाहिए। लेकिन आपका मैक्सिमम देखा है कि जो चार्ज डिफरेंस होता है वो आपका डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा CF होना चाहिए, फिर Cl, फिर Cbr, फिर Ci। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा नेगेटिव चार्ज ऑन फ्लोरीन एटम ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज ऑन द फ्लोरीन एटम। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा साइज ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, एज ए रिजल्ट CCl ग्रेटर देन CF। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होता है, होना चाहिए सब CF का, लेकिन यहाँ पे कार्बन क्लोरीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है किससे, CF पे। तो यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या काम कर जाता है, डिस्टेंस वाला काम कर जाता है। यहाँ पे आपका एक अलग इफेक्ट काम करता है। तो सब डाइपोल मोमेंट किसका होगा, CCl को होगा, फिर CF का, फिर CBr का, फिर Ci को होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए CH3Cl और CH3F में सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, CH3Cl का। आप रीजन क्या बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे डोमिनेटिव फैक्टर चार्ज ना हो के क्या होता है, डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर जाता है। जैसे कि हम बात करें, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आप बताएंगे,
CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर, डिस्टेंस वाला फैक्टर किस पे करने जा रहा है, चार्ज वाले पे, मतलब डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेटिंग है किस पे, चार्ज पे। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पे चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेटिंग किस पे कर रहा है, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं सबसे ज़्यादा आयोडीन का होता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग है किस पे, डिस्टेंस पे। क्लियर है। यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है, डिस्टेंस वाला। यहाँ पे कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है, चार्ज वाला। क्लियर। तो अगर हम बात करें CH3Cl का, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस वाला जो डोमिनेटिंग फैक्टर चार्ज पे ज़्यादा है, मतलब ये हमारा ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर किस पे, चार्ज पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेटिंग है किस पे, डिस्टेंस पे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन का डाइपोल मोमेंट हेलो एरिन से ज़्यादा होता है। ध्यान सुनिए, डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उसका उतना ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, ध्यान सुने, CH3Cl की बात करें और यहाँ पे हम बात करें हेलो एरिन से, एक एक पॉइंट को समझना बेटा, एकदम बेसिक चीज़ बता रहे हैं, ध्यान सुनना। हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एस कैरेक्टर। ध्यान सुनना, एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। अगर हम याद करें तो आपके 11th में बताए थे ऑर्गेनिक में sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3। ध्यान सुनिए, यहाँ पे s कैरेक्टर कितना होगा, 50%। यहाँ पे s कैरेक्टर कितना होगा, 30.3%। और यहाँ पे s कैरेक्टर कितना होगा, 25%। तो जिस एटम पे हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, जिस एटम पे sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, sp का, sp2 का, फिर sp3। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आपसे पूछा गया कि डाइपोल मोमेंट जो होता है हेलो एल्केन्स का, डाइपोल मोमेंट हमेशा हेलो एरिन से ज़्यादा होता है। अब ध्यान सुनिएगा, एक एक पॉइंट सुनिए। यहाँ पे क्लोरीन एटम है, यहाँ पे भी क्लोरीन एटम, एक कार्बन है, ये भी कार्बन। पहले इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे अगर बात करें तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा। कैसे चेक करिए, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या बना, sp3। फोर्स मैंने बताया था, 4 सिग्मा बॉन्ड क्या बनता है, sp3। 11 की थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड sp2 और 2 सिग्मा और 2 पाई क्या बनता है, sp। तो यहाँ पे s कैरेक्टर कितना होगा, 25%। बात क्लियर। अब इस वाले क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, इस वाले कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, ये क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब यहाँ पे क्या होगा, sp2। sp2 का मतलब क्या होगा, s कैरेक्टर कितना होगा यहाँ पे, 33.3%। एक एक पॉइंट को समझना बेटा, जहाँ भी डाउट हुआ पूछिए, प्लीज इसको नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं।
चलिए अब यहाँ पे ध्यान सुनिए, तो यहाँ पे sp2 आ गया, यहाँ पे sp3 आ गया। मैंने बताया ध्यान से डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर हम बात करें क्लोरीन यहाँ पे भी बेटा कॉमन है, क्लोरीन यहाँ पे भी कॉमन है। इस वाले कार्बन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वाले कार्बन की बात करें तो इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि sp2 मतलब इस कार्बन का एस करेक्टर कितना 33.3%, यहाँ पे था 25। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का कम है, ध्यान सुनिएगा, इसका लो है, इसका क्या है, हाई है। यहाँ से ये कम है, ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब डिफरेंस इन दोनों की मैक्सिमम होगा, डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन sp2 होने की वजह से भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो डिफरेंस कम होगा, डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा बेटा, कम होगा। जैसे मान लें क्लोरीन का कितना होगा, क्लोरीन का होता है 3.5 होता है, क्लियर है। कार्बन की बात करें तो कार्बन कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। इनके भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.5। लेकिन यहाँ पे sp2 की वजह से यहाँ पे होगा 3.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5, क्योंकि sp2 में एस करेक्टर बढ़ गया तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का। यहाँ पे डिफरेंस 1 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 1.5 का आ रहा है। मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा बेटा, इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। अगर आपसे रीजन पूछता है, आप बताएंगे हेलो एल्केन्स में हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन पे sp3 आएगा, मतलब एस करेक्टर कितना 25%। मीन्स कार्बन हाइड्रोजन बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। लेकिन हेलोइंस में क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन पे sp2 आएगा, मतलब एस करेक्टर कितना है 33.3%। मीन्स क्लोरीन और कार्बन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है। जब डिफरेंस कम है तो डाइपोल मोमेंट भी आपका बेटा कम होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे इसको नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? चलिए रीड डालिए प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, रीड डालिए प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। पहला डालिए बाय फ्री रेडिकल by free radical halogenation। चलिए अब सबसे पहले बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से आप हेलोएल्केन्स कैसे बनाएंगे। तो पहले हम प्रिपरेशन के पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्री रेडिकल होता क्या है, और फ्री रेडिकल के बारे में डिटेल में बात करने के बाद फिर बेटा हम एक मेथड के बारे में बात करेंगे। तो इसके पहले हम आपको बताए थे, ध्यान सुनिए, फ्री रेडिकल के पहले मैंने एक सेंटेंस बताया था 11th में, होमोलिटिक फ्यूजन। नोट करिए होमोलिटिक फ्यूजन क्या होता है, नोट करिए बेटा। चलिए एक पॉइंट बात करने जा रहे हैं, होमोलिटिक फ्यूजन क्या होता है। यहाँ लिखा दी इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन सच वे दैट ईच एटम सेपरेट विथ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर। समझ में आ रहा है, शेयर्ड पेयर। अब इसको एक ही पॉइंट से होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है, एक ही पॉइंट समझने का डिफिनेशन लिखा दिए। अब इसको समझने की कोशिश करना। होमोलिटिक फ्यूजन हमेशा क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल होता है। और हेटेरोलिटिक फ्यूजन हमेशा क्या बनता है, कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन। तो जैसे हम नॉर्मली बात करें कि 2 एटम है, ध्यान सुनिएगा, ए और बी एटम है। दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या किए हैं,
शेयरिंग की है। लेकिन जैसे इनको क्या दिया जाए, HNO दिया जाए या हाई टेम्परेचर दिया जाए या क्या दिया जाए, कैटलिस्ट। ध्यान से सुनना बेटा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। होमोलिटिंग मतलब होता है सेम फ्यूजन। तो यहाँ पे समझिए ए और बी दो एटम है, वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। लेकिन जैसे इनको HNO दिया जाए या हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट दिया जाए तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए हैं। लेकिन जैसे आप इनके प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हैं, ए वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेके और बी वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, फ्री हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या बनेगा, ए रेडिकल और इसे क्या बोलेंगे, बी रेडिकल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल बोलते हैं। और यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमेशा इनका नेचर क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर होगा। होमोलिटिक फ्यूजन मतलब क्या होगा, जब दो एटम इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही HNO देते हैं या हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट देते हैं, ये दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ले क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो वहाँ पे क्या बनता है, ए रेडिकल और बी रेडिकल। इसी क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल बोलते हैं। अभी अगला पॉइंट समझना है। यहाँ पे जैसे हम बात करें, यहाँ पे क्लोरीन है Cl2 है। तो क्लोरीन क्या किए होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए होंगे, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए होंगे। तो क्या होगा, क्लोरीन को जब HNO की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये वाला क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके होगा, फ्री हो जाएगा। और हमेशा ध्यान सुनिएगा, फ्री रेडिकल को जब भी दिखाएंगे हाफ एरो से दिखाते हैं। हाफ एरो का मतलब क्या होगा कि ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया और ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन। या नॉर्मली समझिए कि जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके दो पार्टनर हैं, एक ने 50 रुपये लगाया, दूसरे ने 50 रुपये लगाया, दोनों कितने हो गए, 100 रुपये। अब ये मान के चलो कि दोनों मार्केट में अपना पैसा लगाया और कुछ समय बाद क्या हुआ, उनकी जो प्रॉफिट कितना होगा, 1000 रुपये। अब क्या हुआ, दोनों में लड़ाई होगी। फिर क्या होगा, दोनों क्या करेंगे, अगर टोटल इनकम कितना हो गया, 1000, अगर आप दोनों में बातचीत अब किसी वजह से दोनों में ब्रेकअप हो गया है, तो क्या करेगा, एक 500 रुपये एक वाला लेगा और 500 रुपये दूसरा वाला, मतलब 50-50 क्या हो गया, बंटवारा हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है, दोनों ने, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या किया था, ऑक्टेट कंप्लीट किया था। लेकिन जैसे HNO हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट देते हैं तो ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके और ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता है, निकल जाता है। तो क्या बनता है, क्लोरीन रेडिकल और क्या बने, क्लोरीन रेडिकल। इसी क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। और इनके बीच कौन सी बॉन्ड होती है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सी बॉन्ड होती है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब एक एक पॉइंट को समझना बेटा। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम आगे नोट कर लीजिए एक पॉइंट, द फॉर्मेशन ऑफ, आगे समझ, द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल is initiated by heat catalyst या सनलाइट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, HNO। हमारा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन किनके प्रेजेंस में होगा, या हीट के प्रेजेंस में। हीट क्या होना, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, या तो पर ऑक्साइड दिया गया हो। कैटलिस्ट में आप बात करेंगे तो वहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं, पर ऑक्साइड। आगे बेटा सब पढ़ाएंगे, कैटलिस्ट में कौन सा लिखते हैं, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड मतलब क्या होता है, ROOR। और यहाँ पे R कुछ भी आपका हो सकता है, पास में हमारे। तो हीट मतलब टेम्परेचर, कैटलिस्ट मतलब पर ऑक्साइड, और सनलाइट मतलब किसके प्रेजेंस में, HNO के प्रेजेंस में कराते हैं। तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है, वहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और फ्री रेडिकल क्या होता है, वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड के वजह से क्या होते हैं,
पैरामैग्नेटिक नेचर होते हैं। फ्री रेडिकल पे ना तो कोई चार्ज होता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो अगर आप पूछें फ्री रेडिकल क्या होता है, चार्ज होता है कि नहीं, तो क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो आगे एक एक पॉइंट को समझना बेटा यहाँ पे। तो जैसे हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, अब एक एक पॉइंट को समझना है यहाँ पे। क्लोरीन क्लोरीन HNO, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन से, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये वाला अपना। चलिए अब ध्यान सुने। जैसे हम बात करें मीथेन, तो मीथेन फार्मूला क्या होता है, आपने HNO दिया, कार्बन हाइड्रोजन की हमेशा क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, किसी एक को आपको फ्री करना है, ये कार्बन है, इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड होगा। जैसे आपने HNO दिया, कार्बन अपना रेडिकल, ये वाला हाइड्रोजन अपना रेडिकल निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, ध्यान सुनिएगा, CH3 रेडिकल प्लस क्या बनेगा, H रेडिकल, जिसे क्या बोलते हैं, मेथाइल रेडिकल बोलेंगे। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट समझना बेटा, एक एक पॉइंट समझना। जैसे यहाँ पे दिया गया है CH3 CH, आप इसको क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, CH3 ध्यान सुनिएगा। अगर यहाँ पे आपने HNO दिया है, अब यहाँ पे समझना बेटा, यहाँ पे वाला बॉन्ड है, A रेडिकल और A रेडिकल दोनों निकल गए, तो क्या बना, CH3 CH2 रेडिकल प्लस H रेडिकल। ध्यान सुनिएगा। तो अगर हम यहाँ की CH3 CH2 की बात करें, तो ये आपका रेडिकल बन गया। क्लियर। अब इस कार्बन रेडिकल, ध्यान सुनिए, इस कार्बन रेडिकल से कितने कार्बन अटैच होगा, जिसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। बात समझ में आ रही। कार्बन रेडिकल है, यहाँ से एक कार्बन अटैच है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, 1 डिग्री रेडिकल बोलते हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। जैसे अगला एग्जांपल लेते बेटा, ध्यान सुनना एक पॉइंट को, CH3 H। अब देखो बेटा, कहीं से भी आपसे, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। तो पहले हम आप रेडिकल बात बता रहे हैं। अगर आपने इस वाले कार्बन को आपने फ्री किया, एक एक पॉइंट को समझना, तो क्या बनेगा, CH3 CH3 रेडिकल। अगर आप कार्बन हाइड्रोजन इस वाले रेडिकल को आपने, हाइड्रोजन यहाँ से आपने निकाला, तो इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री रेडिकल। 2 डिग्री क्या बोला कि कार्बन से ये दो अटैच है। जैसे कि एक अगला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे CH3 H। आपने HNO दिया, इस वाले रेडिकल को आप निकाल रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, CH3 इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री रेडिकल बोलेंगे। 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल बोलेंगे। तो आपको 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल, 2 डिग्री एल्काइल और 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल। अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ध्यान सुनिएगा। अगर हम एल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा स्टेबल होगा, 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल होगा। 3 डिग्री आपने क्यों बोला, क्योंकि ये कार्बन रेडिकल, इससे कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3, तो सब जगह 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल होगा। और 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के बाद 1 डिग्री के बाद कौन सा होगा आपका, मिथाइल रेडिकल। इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल, इसे 2 डिग्री
इसे 1 डिग्री, इसे क्या बोलेंगे बेटा, मिथाइल रेडिकल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए आगे एक एक पॉइंट समझिए। तो अगर हम बात करें कि 3 डिग्री का रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर ए। इसके पीछे 2 रीजन होते हैं, आगे चीज़ें हम फिर बताएंगे। CH3 हमारा क्या होता है, प्लस हाई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बताया। यहाँ पे 2 फैक्टर काम करेंगे, पहला हाइपर कंजुगेशन, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे प्लस आई कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1। तो प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने पे हमारा क्या होता है, रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बात क्लियर है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर हम बात करेंगे, आगे सब चीज़ें बताएंगे बेटा। यहाँ पे 2 फैक्टर, पहला आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हाइपर कंजुगेशन। ठीक, ये चीज़ें बेटा हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन का हम अलग से लेक्चर बना के अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर काम करें, पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हाइपर कंजुगेशन। अगर हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे रिजोनेटिंग इसकी स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं, फिर ये बनेंगे, फिर आपके ये बने। तो ओवरऑल बेटा भी ये समझिए कि आपका 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल रेडिकल होगा। अभी हम सिर्फ प्रिपरेशन की बात करें, बाकी इन दोनों के बारे में हम बाद में एक वीडियो लेक्चर बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए, जैसे अगर आपसे कहा जाए, ध्यान सुनिएगा, एक एक पॉइंट को समझना। जैसे लिखा CH3 CH एक एक पॉइंट को समझना बेटा। चलिए, अब समझना, ये आपके पेपर में दिया गया, ध्यान सुनना। हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, पहले समझिए। अब पॉसिबिलिटी है कि हर पॉइंट पे कार्बन है। अगर आपने यहाँ से H निकाला, ध्यान सुनिए, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, H H H। क्लियर बेटा। अगर आपने यहाँ से एक H बना के रेडिकल बनाया, ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा। तो इस रेडिकल कार्बन से कितने कार्बन अटैच होगा, इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री रेडिकल बोलेंगे। अगर आपने H यहाँ से निकाला, ये 1 डिग्री रेडिकल कहलाए। अगर आपने H यहाँ से निकाला, भाई कार्बन है, कार्बन वैलेंसी 4 होती, एक H इधर गया, एक H इधर होगा, यहाँ समझना बेटा। अगर आपने यहाँ से रेडिकल हटाया, यहाँ सुनिएगा, ये रेडिकल यहाँ बनेगा। इस रेडिकल की बात करें, इस रेडिकल से कितने कार्बन अटैच है, 1 2, इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री रेडिकल बनेंगे। क्लियर है। यहाँ की बात करें, कार्बन है, ये कार्बन 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, H होगा। क्लियर है। अगर आपने यहाँ से रेडिकल हटाया, तो इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री रेडिकल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे। क्लियर। चलिए, अगर आपने यहाँ से हटाया, यहाँ रेडिकल बना हाइड्रोजन, तो इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री रेडिकल बोलेंगे। आगे सुनिए, कार्बन यहाँ से अगर आपने रेडिकल हटाया, यहाँ आपने रेडिकल बनाया, ध्यान सुनिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे रेडिकल है, ध्यान सुनिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड, इससे अटैच कार्बन पे है, ऐसे रेडिकल क्या बोलते हैं, एलाइलिक फ्री रेडिकल। क्लियर बेटा। ध्यान सुनिए, मैंने बताया एलाइलिक क्या होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप बोलेंगे, अगर रेडिकल क्या बोलते हैं, एलाइलिक फिर रेडिकल बोलेंगे। ध्यान सुनिएगा, इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पर रेडिकल बन रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, एलाइलिक फ्री रेडिकल बोलेंगे। क्लियर। चलिए, अगर यहाँ की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन है, तो इसे भी क्या बोलेंगे, एलाइलिक रेडिकल बोलेंगे। अब ये समझना, जो एलाइलिक रेडिकल बनना है कितना होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री,
2 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इस रेडिकल से एक कार्बन अटैच है, एक कार्बन अटैच है, इसे बोलेंगे 2 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? इसे भी 2 डिग्री बोलेंगे। यहाँ सब आपने रेडिकल बनाया तो इसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल। अगर यहाँ से निकालें तो 1 डिग्री होगा, अगर यहाँ से निकाले तो क्या बनेगा? 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल बनेगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक नोट करिए, आगे हम बात करते हैं। जैसे हम बात करें इसे, आपने H न्यू दिया, यहाँ से आपने रेडिकल जनरेट किया, ये हुआ बेटा आपका बेंजाइल रेडिकल होगा। इसे क्या बेंजाइल बोलते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? बेंजाइल फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे बेटा? बेंजाइल फ्री रेडिकल। अब इसे 1 डिग्री बोलेंगे, 2 डिग्री बोलेंगे, 3 डिग्री, तो इस बेंजाइल फ्री रेडिकल से एक अटैच क्या बोलते हैं? 1 डिग्री बेंजाइल रेडिकल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम ओवरऑल आपको थोड़ा सा बेसिक बता दें, जिससे आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा 3 डिग्री बेंजाइल रेडिकल। 3 डिग्री के बाद टू डिग्री बेंजाइल रेडिकल होगा, और 2 डिग्री बेंजाइल रेडिकल के बाद थ्री डिग्री होगा, और 3 डिग्री के बाद क्या होगा? बेंजाइल रेडिकल। बेंजाइल रेडिकल के बाद क्या होगा? यहाँ सुनिएगा, एलाइल रेडिकल होगा। क्या होगा? एलाइलिक रेडिकल। एलाइलिक रेडिकल क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे यदि कोई रेडिकल बन रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? एलाइलिक रेडिकल बोलते हैं। एलाइलिक रेडिकल के बाद फिर क्या होगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री के बाद क्या होगा? 1 डिग्री, और 1 डिग्री के बाद क्या होगा आपको बेटा? मिथाइल रेडिकल होगा। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? बेंजाइलिक होता है। बेंजाइलिक में पहले क्या होगा? 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री के बाद दूसरे नंबर पर आएगा 2 डिग्री। तो 2 डिग्री के बाद फिर क्या होगा? एल्काइल रेडिकल होगा। एल्काइल का फिर बेंजाइल रेडिकल, फिर एलाइलिक रेडिकल, फिर 2 डिग्री एल्काइल रेडिकल, फिर 1 डिग्री, फिर आपका क्या बेटा? मिथाइल रेडिकल। ये सीरीज को आप याद कर लीजिएगा, और बाकी इसका एप्लीकेशन क्या है, सारी चीज़ें आपको हम आगे क्लियर करा देंगे, अलग से लेक्चर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को याद करिएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल बेंजाइलिक रेडिकल में 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री आपने क्यों बोला? क्योंकि इस रेडिकल से 3 कार्बन अटैच है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसे बोलेंगे 3 डिग्री बेंजाइलिक रेडिकल। तो इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बोलेंगे। फिर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? एल्काइल रेडिकल होगा। एल्काइल मतलब यहाँ पे क्या? मिथाइल 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 एथाइल एथाइल प्रोपाइल, कुछ भी आर ग्रुप हो सकता है। फिर इसे क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक रेडिकल। बेंजाइलिक के बाद एलाइलिक रेडिकल, फिर आपको होगा 2 डिग्री, फिर आपको 1 डिग्री, फिर आपका क्या बेटा? मिथाइल रेडिकल। तो थोड़ा सा फ्री रेडिकल के बारे में बेटा हम डिस्कशन कर चुके थे, और आज हम फिर से एक बार डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे आपको प्रिपरेशन पढ़ाते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक छोटा सा और कुछ प्रॉब्लम करा देते हैं, इसके बाद लेक्चर को आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएं। जैसे यहाँ पे दिया गया है बेटा, अब देखिए रेडिकल कहाँ कहाँ बन सकता है। एक तो रेडिकल यहाँ बन सकता है, एक रेडिकल यहाँ बन सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ भी रेडिकल बन सकता है, यहाँ पे भी,
तो यहाँ पे भी और यहाँ। अगर यहाँ पर रेडिकल बनता है तो इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल। यहाँ पे बनेगा 2 डिग्री। अगर यहाँ पे बनता है 3 डिग्री, यहाँ पे क्या बनेगा 1 डिग्री। बाकी कौन सा स्टेबल होगा ये आगे चीज़ें मैडम बताएंगे, ठीक है। अभी बस समझिए, अगर यहाँ पर रेडिकल बनना है तो कितने डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक इधर 2 3, यहाँ पे 1 डिग्री और यहाँ पे 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल बनेगा। बात क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, किसके थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। आज के लिए इतना है, थैंक यू।